पैरामीटर पासिंग के 3 मेथड्स हमने किए हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और नेम्ड आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट तो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसमें फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट पास्ट वैल्यू असाइन होगी, सेकंड पोजीशन पे जो डेफिनेशन में वेरिएबल दिया होगा उसमें पास करते टाइम जो सेकंड वैल्यू दी होगी वो असाइन होगी, और हर एक आर्गुमेंट की वैल्यू देना मस्ट होगा। ठीक है। सेकंड था डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के अंदर ही हम जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल टाइम रेट इक्वल 0.10। अब रेट की वैल्यू पास करेंगे तो वो वाली ले लेगा, नहीं पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट को 0.10 ले लेगा। मीन्स हम चाहें तो इस फंक्शन को रन करने के लिए 2 वैल्यू भी दे सकते हैं, 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। 2 वैल्यू देंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल में ले लेगा, सेकंड टाइम में, रेट ऑटोमेटिकली 0.10 ले लेगा। 3 वैल्यू देंगे तो तीनों प्रिंसिपल में फर्स्ट वैल्यू, टाइम में सेकंड वैल्यू और रेट में थर्ड वैल्यू। उस केस में जब हम थर्ड वैल्यू भी दे रहे हैं, थर्ड आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, थर्ड हमने किया था कीवर्ड। अब यहाँ तक हम सपोज, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मान लो मैं टाइम की डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले इसके राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल यूज किया हुआ है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू देना जरूरी है। या तो टाइम को मेरे को लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, रेट आगे लेना पड़ेगा, और या फिर टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए रेट की डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन करवाना जरूरी है। मीन्स टाइम की वैल्यू देने के लिए रेट की डिफॉल्ट वैल्यू भी देना जरूरी है। मीन्स कोई भी किसी भी वेरिएबल की अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो उससे पहले उसके राइट हैंड साइड के सभी वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू देना जरूरी है, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल से, जैसे डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम रेट इक्वल 0.10, ये लीगल है। लेकिन अगर मैं यूं कर दूं डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम इक्वल टू रेट, अब मैंने टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवा दी 2, जबकि रेट की कुछ वैल्यू नहीं दी, तो ये इलीगल हो जाएगा। क्योंकि टाइम की अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ तो इसके राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल यूज किया हुआ है डेफिनेशन में, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन करवाना मस्ट है, अदरवाइज मैं इसमें टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करवा सकता। ठीक है। थर्ड था कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। हम चाहे तो एक चीज और ध्यान रखनी है, हम चाहे तो हर एक की डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। प्रिंट इक्वल टू 100, टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.10। अब इसको एक्सिक्यूट करने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज इस तरह से भी एक्सिक्यूट किया जा सकता है, मिस कॉल किया जा सकता है, या फिर इंटरेस्ट कोई एक सिंगल वैल्यू दे के भी कॉल किया जा सकता है। सिंगल वैल्यू अगर हम देंगे तो प्रिंसिपल में वो सिंगल वैल्यू ले लेगा। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो प्रिंसिपल में ऑटोमेटिकली 200 लेगा, टाइम में 2 लेगा, रेट में 0.10 लेगा। अगर मैं एक वैल्यू से एक्सिक्यूट कर देता हूँ तो जो वैल्यू दी हुई है वो प्रिंसिपल में ले लेगा, टाइम में 2 ले लेगा, रेट में 0.10 ले लेगा। अगर मैं 2 वैल्यू दे के एक्सिक्यूट करता हूँ तो प्रिंसिपल में फर्स्ट वैल्यू, टाइम में सेकंड वैल्यू, रेट में 0.10। तीनों वैल्यू दे के चलता हूँ तो तीनों प्रिंसिपल में फर्स्ट वैल्यू, टाइम में सेकंड वैल्यू, रेट में थर्ड वैल्यू। ठीक है, मीन्स यूज़र के पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो किसी भी मेथड से इसको एक्सिक्यूट कर सकता है, एक पैरामीटर दे के भी, 2 दे के भी, 3 दे के भी, या फिर कोई भी ना दे के भी। ठीक है, बट इससे क्या होता था, इससे हम डिफॉल्ट वैल्यू तो असाइन कर देते हैं, मीन्स विदाउट वैल्यू के भी एक्सिक्यूट किया जा सकता है फंक्शन को, लेकिन सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। मीन्स पहली वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो हमेशा प्रिंसिपल में ही असाइन होगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमेशा टाइम में जो डेफिनेशन में दिया हुआ है,
दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है दूसरी वैल्यू हमेशा दूसरे नंबर वाले पे ही होगी, ठीक। तीसरे नंबर पे जो वेरिएबल दिया हुआ डेफिनेशन में तीसरी वैल्यू हमेशा उसमें असाइन होगी। सपोज इस सीक्वेंस को हम चेंज करना चाहते हैं तो थर्ड टाइप की हम आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, जब कॉल करते हैं तो कॉल करते टाइम उस वेरिएबल का नेम साथ में लिख देंगे जिसके लिए हम वैल्यू पास कर रहे हैं। मीन्स इंटरेस्ट प्रिंट इक्वल टू 1000, टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.10। तो इससे ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल में, सेकंड वैल्यू टाइम में, थर्ड वैल्यू रेट में। अब मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, इंटरेस्ट टाइम इक्वल 4, प्रिंट इक्वल 2600, रेट इक्वल 0.9। अब मैंने इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया, पहले टाइम की वैल्यू दे दी, फिर प्रिंट की वैल्यू दे दी, फिर रेट की वैल्यू। जब हम नेम्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं तो हम इस सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड मैं दे रहा हूँ टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.12, प्रिंट इक्वल 2000। तो टाइम में 2 असाइन होगा, रेट में 0.12 असाइन होगा, चाहे हमने डेफिनेशन में कोई भी सीक्वेंस लिया हुआ है। तो ये इन वेरिएबल्स में ये वाली वैल्यू असाइन करवा देगा, ठीक है। तो नेम्ड आर्गुमेंट में हम नेम के साथ वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा था। नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स टाइप टुगेदर। मान लो हम दो तरह की आर्गुमेंट एक साथ यूज करना चाहते हैं, या तीनों तरह की आर्गुमेंट्स हम एक तरह की यूज करना चाहते हैं। मस्ट आर्गुमेंट भी जो फर्स्ट थी, सेकंड जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट थी वो भी यूज करना चाहते हैं, और थर्ड हम नेम्ड आर्गुमेंट भी यूज करना चाहते हैं। तो इनको मल्टीपल आर्गुमेंट्स जब हम एक साथ यूज करेंगे तो हमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को माइंड में रखना होगा, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। Python allow you to combine multiple argument type in a function call। फंक्शन कॉलिंग में हम मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे ये एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दी हुई है, इंटरेस्ट 5000 कोमा टाइम इक्वल 5। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में तो दे रहा हूँ सिर्फ वैल्यू, मीन्स इट इज मस्ट आर्गुमेंट जो पहली वाली थी, मैंडेटरी आर्गुमेंट, ठीक है, जिसको पोजिशनल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ये तो हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट। जो भी डेफिनेशन में फर्स्ट वेरिएबल दिया होगा यानी कि प्रिंट, उसके अंदर 5000 आ जाएगा। टाइम इक्वल 5, टाइम की वैल्यू ये क्या ले लेगा, 5 ले लेगा, ठीक है। द फर्स्ट आर्गुमेंट, चाहे वो टाइम थर्ड पे दिया हुआ है चाहे फोर्थ पे दिया हुआ, टाइम की वैल्यू क्या ले लेगा, 5 ले लेगा। The first argument value 5000 in the above statement is representing a positional argument। ये तो positional argument को represent कर रहा है, as it will be assigned to first parameter on the basis of its position। position के base पे ये first parameter में value pass होगी, ठीक है। The second argument time equal 5 is representing keyword argument या फिर named argument। second कौन सी है, named argument है, ये उसी नेम के वेरिएबल में असाइन होगी वैल्यू जो नेम हम साथ में दे रहे हैं। द वो फंक्शन कॉल ऑल्सो स्किप्स एन आर्गुमेंट रेट। अब इसमें हमने रेट को स्किप कर दिया, ठीक है। फॉर विच ए डिफॉल्ट वैल्यू इज डिफाइंड इन फंक्शन हेडर। उसके लिए फंक्शन हेडर में एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की होनी जरूरी है, अदरवाइज इसमें भी एरर शो करेगा, ठीक है। उसके लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी, तो अपने आप उसके लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेगा। रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। जब हम सभी तीन तरह के आर्गुमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें ये रूल्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक। पाइथन स्टेट्स दैट इन ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एन आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट कंटेन must first contain positional arguments followed by any keyword argument। मीन्स अगर हम पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं एक साथ, ठीक, तो पहले तो पोजिशनल यूज करनी है, फिर उसके बाद नेम्ड आर्गुमेंट यूज करनी है, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स प्रेफरेबली, ठीक। कीवर्ड आर्गुमेंट जो है वो शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट प्रेफरेबली। मीन्स जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है उसके लिए हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स
Second point is keyword argument should be taken from the required argument preferably. मीन्स जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में से ही, मीन्स जो हमने ऊपर आर्गुमेंट्स का नेम दिया हुआ है नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नोट में देखो, हैविंग ए पोजिशनल आर्गुमेंट्स आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट विल रिजल्ट इनटू एरर। मान लो हम पहले कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर देते हैं फिर पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करते हैं तो उसमें एक एरर शो होगा। हमें क्या करना है, पहले तो हमेशा पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करना है कॉलिंग के टाइम, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। यू कांट स्पेसिफाई ए वैल्यू फॉर एन आर्गुमेंट मोर देन वंस। मान लो हम कीवर्ड आर्गुमेंट में एक ही वैल्यू दो बार यूज कर रहे हैं तो उसमें भी एरर शो करेगा, ठीक है। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेफ इंटरेस्ट प्रिंट सीसी टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.09। अब इसमें हम टाइम और रेट दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू दे के चल रहे हैं, ठीक है। रिटर्न प्रिंट इनटू टाइम इनटू रेट, ये कर क्या रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट को रिटर्न कर रहा है। इसमें एक वैल्यू हमने एक्स्ट्रा ली हुई है सीसी, ठीक है। अच्छा, इट्स क्लियर फ्रॉम अबव फंक्शन डेफिनेशन that values for parameter prin and cc can be provided either as positional argument or as keyword arguments। जो ये पहली जो वैल्यू है इन इनकी जब वैल्यू पास करें तो हम दो मेथड से पास कर सकते हैं। मीन्स इनको हम एज ए नेम्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड यानी कि पोजिशनल आर्गुमेंट की फॉर्म में भी इन वैल्यूज को पास कर सकते हैं। बट दीज वैल्यूज कैन नॉट बी स्किप्ड फ्रॉम फंक्शन कॉल। लेकिन जब भी फंक्शन कॉलिंग करेंगे ये वैल्यू स्किप नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू हमें देनी ही पड़ेगी। जबकि लास्ट वाले टू को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि इनकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी असाइन करवा दी है, ठीक है। अब नीचे कुछ फंक्शन कॉल्स दी हुई हैं, इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं इंटरेस्ट प्रिंट इक्वल 3000 सी सी इक्वल 5। अब मैंने ये क्या कर दिया, दोनों ही नेम्ड आर्गुमेंट ले ली। प्रिंट इक्वल 3000, प्रिंसिपल की वैल्यू 3000 दे दी, सीसी की वैल्यू 5 दे दी, ठीक है। ये लीगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट के टू की हम पहले ही डिफॉल्ट वैल्यू दे चुके हैं तो लास्ट के टू की ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। दो वैल्यू हमने पास कर दी तो ये लीगल हो गया, ठीक है। मान लो मैं इस तरह से दे देता हूँ, इंटरेस्ट रेट इक्वल 0.12, प्रिंट इक्वल 5000, सीसी इक्वल 4, ये भी लीगल है। इसमें रेट की डिफॉल्ट वैल्यू मैं असाइन करवा चुका हूँ पहले से, बट फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ। रेट की वैल्यू क्या दे दी मैंने 0.12 और प्रिंट की वैल्यू दे दी 5000। सीसी ये भी मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, नेम्ड आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी लीगल हो गई। फोर्थ जो वैल्यू मैंने नहीं दी यानी कि टाइम, वो ऑलरेडी उसकी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो उसको ऑटोमेटिकली 2 ले लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट सी सी इक्वल 4, रेट इक्वल 0.12, प्रिंट 5000। ये भी क्या है, हम नेम्ड आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हैं। तीन वैल्यू हम नेम्ड आर्गुमेंट के साथ यूज कर रहे हैं। फोर्थ वैल्यू हम स्किप कर रहे हैं, कौन सी, टाइम की। बट टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू क्योंकि दी हुई है, ठीक है, इसलिए टाइम की वो डिफॉल्ट वैल्यू वो वाली ले लेगा, तो ये भी लीगल हो गया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट 5003 रेट इक्वल 0.05। तो अब पहली दो मैंने कौन सी आर्गुमेंट यूज की हैं, ये है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट या पोजिशनल आर्गुमेंट। फर्स्ट पोजीशन वाले वेरिएबल में 5000 ले लेगा यानी कि प्रिंसिपल में 5000, सीसी में 3, रेट में 0.05। रेट ये कौन सी होगी, नेम्ड आर्गुमेंट। रेट में 0.0, हो गया था ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो अभी तो हो गया कनेक्ट एक बार। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट 5003 रेट इक्वल 0.05। इसमें फर्स्ट वेरिएबल में यानी कि प्रिंट में 5000 ले लेगा, सेकंड वेरिएबल में यानी कि सीसी में ये 3 ले लेगा और रेट में ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, 0.05 ले लेगा।
नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट रेट इक्वल 0.05, 5003। अब ये इलीगल हो गया। क्यों इलीगल हो गया? क्योंकि हम पहले कौन सी ले रहे हैं, पहले तो हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, फिर हम पोजिशनल ले रहे हैं। तो ये हमें अलाउ नहीं है। हम जब पोजिशनल और डिफॉल्ट का कॉम्बिनेशन जब पास कर रहे हैं तो हमें पहले क्या यूज़ करनी होती है, पोजिशनल वैल्यू असाइन करवानी होती है, फिर हमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवानी होती है। ठीक है, सॉरी डिफॉल्ट नहीं, नेम्ड नेम्ड वैल्यू उसके बाद देनी होती है। सो ये इलीगल है। रीजन क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट बिफोर पोजिशनल आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट जो है वो हम पोजिशनल आर्गुमेंट से पहले यूज कर रहे हैं। ठीक, इस तरह नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट 5000, प्रिन इक्वल 300, सी सी इक्वल टू। ये भी इलीगल है, जबकि इसमें तो हम पोजिशनल पहले दे रहे हैं बट डिफॉल्ट बाद में दे रहे हैं। तो इसमें क्या इलीगल है? इसमें इलीगल ये है कि फर्स्ट वैल्यू जाएगी कहाँ पे? प्रिन में जाएगी। फर्स्ट वेरिएबल हमने प्रिन दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम नेम्ड आर्गुमेंट में फिर से प्रिन में एक वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, प्रिन इक्वल 300। तो हम दो वैल्यू एक ही वेरिएबल में पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक दो ही आर्गुमेंट्स के लिए हम, दो ही पैरामीटर्स के लिए हम एक जैसी वैल्यू, एक अलग अलग वैल्यू पास नहीं करवा सकते एक कॉलिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये इलीगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट 5000, प्रिंसिपल इक्वल 300, सी सी 2। अब यहाँ फर्स्ट वेरिएबल में तो 5000 आ गया। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल नेम हमने डेफिनेशन में दिया ही नहीं है, इसलिए इसको नेम्ड आर्गुमेंट में यूज नहीं कर सकते। नेम्ड आर्गुमेंट में अगर कोई नेम यूज कर रहे हैं तो वो पता है, मेरे यहाँ रेंज भी पूरी दिखाता है फिर भी बार बार डिस्कनेक्ट होता है। इंटरेस्ट 5000, प्रिंसिपल इक्वल 300, सी सी इक्वल टू। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल नेम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि डेफिनेशन में है ही नहीं। तो जब हम नेम्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं तो नेम उसी में से होना चाहिए जो हमने डेफिनेशन में नेम डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल का, ठीक है। हम कोई और न्यू नेम या अदर नेम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये भी इलीगल हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट 500, टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.05। अब इसमें मैं पोजिशनल आर्गुमेंट पहले दे रहा हूँ, उसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे रहा हूँ। ये दोनों ये तो बिल्कुल ठीक है, बट इसके अंदर पोजिशनल आर्गुमेंट कहाँ जाएगी? 500 वैल्यू कहाँ जाएगी? प्रिंट के अंदर। उसके बाद एक पोजिशनल आर्गुमेंट मैंने और दे रखी है, सीसी। सीसी के लिए मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, क्योंकि सेकंड वैल्यू, अब अगर दो वैल्यू देता तो फर्स्ट वैल्यू जाती फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू जाती सेकंड में। मैंने फर्स्ट तो दे दी डिफॉल्ट आर्गुमेंट, लेकिन सेकंड में मैंने क्या दे दिया? टाइम नेम्ड आर्गुमेंट यूज कर दी। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? टाइम के अंदर जाएगी। टाइम की वैल्यू 2 हो गई। रेट, ये वैल्यू रेट के अंदर जाएगी। तो सीसी के लिए कोई भी वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए ये इलीगल कॉल हो जाएगी। सभी हम उसकी वैल्यू तो स्किप कर सकते हैं जिसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवाई हुई है, बट जिसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू कोई नहीं दी हुई उसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक प्रोग्राम शो किया है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग ए फंक्शन इंटरेस्ट that can receive principal amount, time and rate and returns calculated simple interest. Do specify default values for rate and time as 10% and 2 years respectively. मीन्स हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनपुट क्या करवाना है? इनपुट मतलब ये फंक्शन जो हमने डिफाइन करना है, फंक्शन मेन प्रोग्राम से लेगा क्या? प्रिंसिपल, रेट, टाइम लेगा, ठीक है। और ये रिटर्न कर देगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। बट हमने एक चीज, वो क्या कह रहे हैं, हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी है रेट और टाइम की। रेट की 10% और टाइम की 2 ईयर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, डेफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल कॉमा टाइम इक्वल टू
कोमा रेट इक्वल 0.010, 10% के लिए 0.010 लगा दें, ठीक है। तो ये टाइम और रेट की मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। ये करेगा क्या फंक्शन, रिटर्न प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आ जाओ मेन में, हैश अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, ये डिफ़ॉल्ट है, ये सिर्फ कमेंट दिया हुआ है, इस लाइन को हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ ये बता रहा है हमारे को कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम सेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, पहले तो इनपुट करवाएंगे तीनों वैल्यू। प्रिंट इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करवा दिए, ठीक है। उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया फ्लोट फंक्शन का यूज़ करके, और उसको किस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, प्रिंट में। फिर प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट आरओआई एंड टाइम वैल्यूज, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यूज, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर SI1 इक्वल इंटरेस्ट प्रिंट, हमने फंक्शन कॉलिंग कर दी, एक वैल्यू पास कर दी प्रिंट। प्रिंट में हमने कौन सी वैल्यू दी थी, जो भी यूजर इनपुट करवाएगा उस वैल्यू को लेके यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन में। प्रिंसिपल में प्रिंट की वैल्यू असाइन करवा देगा, टाइम को 2 ले लेगा, रेट को 0.10 ले लेगा, और रिटर्न कर देगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, SI1 में, वापिस यहाँ से रिटर्न आएगा, SI1 में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर प्रिंट रुपीज़ SI1, ये पहले ही मैसेज प्रिंट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट ROI एंड टाइम वैल्यूज। उसके बाद नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगा रुपीज़, और आगे जो भी कैलकुलेट करके इसके पास आया वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ROI इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इक्वल इंट इनपुट एंटर टाइम इन ईयर्स। पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट करवाई, क्या, प्रिंसिपल। उसके बाद हमने रेट और टाइम को क्या ले लिया, डिफॉल्ट ले लिया, और प्रिंसिपल कैलकुलेट करके शो कर दिया। उसके बाद शो करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनपुट करवा रहे हैं और टाइम भी इनपुट करवा रहे हैं। फिर प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट विद योर प्रोवाइडेड ROI एंड टाइम वैल्यूज, हमने जो प्रोवाइड किया है सिंपल इंटरेस्ट ROI और टाइम, उसके बाद प्रिंसिपल क्या आएगा, SI2 इक्वल इंटरेस्ट। अब फिर से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तीन वैल्यू लेके जा रहे हैं, एक तो प्रिंट, एक टाइम, एक ROI डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ROI मान लो हमने दे दिया 5, तो 0.05 पास करवाएंगे, यानी कि उसको 100 से डिवाइड करके पास करवाएंगे। तो ये तीनों वैल्यू हमने पास करवा दी, उससे एक रिजल्ट आएगा वो SI2। ये यहाँ से जैसे ये कॉलिंग होगी यहाँ से सीधा इस फंक्शन के पास जाएगा। तो अब जैसे ये फंक्शन कॉलिंग होगी, प्रिंट टाइम और ROI डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू लेके इस फंक्शन के पास आ जाएगा। प्रिंसिपल में प्रिंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और टाइम में टाइम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ROI डिवाइडेड बाय 100 रेट में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये इनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, वो वैल्यू लेके वापस यहीं पे आ जाएगा, SI2 में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। प्रिंट RS SI2, उसके बाद ये RS SI2 जो भी कैलकुलेट होके आई है वो प्रिंट कर दे। ये इसका एक सैंपल रन शो किया हुआ है। पहले पूछ रहे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट 6700, उसके बाद ये 6700 का डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लेके अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा और प्रिंट करवा देगा, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफ़ॉल्ट ROI एंड टाइम वैल्यू इज ₹1340।
एक मिनट, अब मैं इसका हॉटस्पॉट चेंज करके देखता हूँ। चलो, अब डिस्कनेक्ट हो गया तो हॉटस्पॉट चेंज करेंगे। फिर एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रिंट करवाने के बाद क्या करेगा? एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना। इंटरेस्ट प्रिंट करवाने के बाद फिर ये पूछेगा एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर टाइम इन ईयर्स, वो देने के बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट विद योर प्रोवाइडेड आरओआई एंड टाइम वैल्यूज वो कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। फंक्शंस से वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, बट कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। फंक्शन इन पाइथन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू। जो पाइथन फंक्शंस होते हैं वो हो सकता है कोई वैल्यू रिटर्न कर भी रहे हो और हो सकता है कोई भी वैल्यू रिटर्न ना कर रहे हो। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। देयर कैन बी ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन जो है मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू। सेकंड, फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। जो फंक्शंस कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उनको बोला जाता है नॉन वॉइड फंक्शंस। और जो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे उनको बोला जाता है वॉइड फंक्शन। ठीक है। पहले हम देखते हैं फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज। द फंक्शन दैट रिटर्न सम कंप्यूटेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ए वैल्यू fall in this category. The computed value is returned using return statement. रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। ठीक है। द वैल्यू बीइंग रिटर्न कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ए लिटरल कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल वेरिएबल वैल्यू भी हो सकती है, या फिर एक इक्वेशन भी हो सकती है। जैसे हमने पीछे किया था रिटर्न प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, तो उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, रिटर्न 5 हम एक लिटरल रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न 6+4 ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम। रिटर्न ए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। रिटर्न A*3 ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल एक लिटरल है। रिटर्न A+8 2 डबल स्टार का मतलब पावर डिवाइडेड बाय बी, इसमें हम एक एक्सप्रेशन रिटर्न करवा रहे हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं ए एंड बी और दो ही कांस्टेंट हैं 8 एंड 2। ठीक है। रिटर्न A+B डिवाइडेड बाई सी, ये तीनों के तीनों वेरिएबल हैं। इसकी हेल्प से हमने एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया है। ये पहले इसको इवेल्युएट करेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा इन सब एक्सप्रेशंस की जितनी भी हमने यूज की है, फिर उस वैल्यू को लेकर रिटर्न कर जाएगा। ठीक है। When you call a function that is returning a value, the returned value is made available to the caller function program by internally substituting the function call statement. ठीक, मतलब क्या है? जब भी हम कॉल करते हैं फंक्शन जो कि एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, द रिटर्न वैल्यू इज मेड अवेलेबल टू कॉलर फंक्शन और कॉलर प्रोग्राम। जहां से उसको कॉल किया गया था वहां पे वो उस वैल्यू को अवेलेबल करवा देता है। मीन्स जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं मोस्टली उसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को असाइन करवा देता है, यानी कि उस जहां से कॉल किए वहां पे वो वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। सपोज इफ वी हैव ए फंक्शन डेफ सम एक्स वाई, हम एक फंक्शन ले रहे हैं सम एक्स वाई, एस इक्वल एक्स प्लस वाई रिटर्न एस। अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल सम 5 3। तो ये क्या करेगा, 5 3 को लेके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एस में उसका सम कैलकुलेट करेगा 5 3 का और इस एस को लेके वापस आ जाएगा हम, और उस वैल्यू को कहाँ स्टोर कर देगा, रिजल्ट में। यानी कि जहाँ से कॉल किया था वहाँ पे उसने वो कैलकुलेटेड रिजल्ट अवेलेबल करवा दिया। ठीक है। After the function call to some function is successfully completed, the return statement of function has given the computed sum of 5 and 3. The returned value
8 in our case will internally substitute the functional call statement, means जहां हमने फंक्शन कॉल किए उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो रिटर्न के टाइम वैल्यू आई है वापस जब आएगा तो वो वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह ऑटोमेटिकली, मीन्स यहाँ पे रिजल्ट इक्वल 8 आ जाएगा ऑटोमेटिक। दैट इज नाउ द अबव स्टेटमेंट विल बिकम इंटरनली रिजल्ट इक्वल 8, यानी कि इंटरनली ये स्टेटमेंट अपने आप क्या बन जाएगी, रिजल्ट इक्वल 8। ठीक है। The returned value of a function should be used in the caller function program inside expression or a statement। जो returned value है वो हम किसी expression में भी use कर सकते हैं। ठीक है, जैसे add result equals sum ab, ये तो क्या है, the returned value being, क्या देखा, इसको थोड़ा बड़ा करो, the returned value being used is in assignment statement।